अब जब हमने देख लिया है कि रजिस्टर्स, शेयर्ड मेमोरी और ब्लॉक डायमेंशंस कैसे एसएम ऑक्यूपेंसी की अपर लिमिट्स को डिफाइन करते हैं, तो अब जीपीयू एग्जीक्यूशन पाइपलाइन को ओपन करने और ये देखने का समय आ गया है कि एक सिंगल वॉर्प के अंदर इंस्ट्रक्शंस एक्चुअली कैसे प्रोसेस होते हैं। इस पॉइंट तक हमने अक्सर एक वॉर्प के बारे में बात की है जो 32 फिजिकल थ्रेड्स की एक यूनिट है, जैसे कि ये एक सिंगल हार्मोनियस कोरस हो जो बिल्कुल एक ही इंस्टेंट पर बिल्कुल सेम इंस्ट्रक्शन गा रहा हो। और जब आपका कूडा कर्नल अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज्ड होता है तो हार्डवेयर बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है। एग्जीक्यूशन के इस मोड को लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन कहा जाता है। लेकिन क्या होता है जब आपका कोड किसी कंडीशनल ब्रांच का सामना करता है, जैसे कि एक इफ या एल्स स्टेटमेंट या कोई डेटा डिपेंडेंट स्विच केस, जहां वॉरपिक के कुछ थ्रेड्स कंडीशन को ट्रू इवैल्यूएट करते हैं जबकि दूसरे इसे फॉल्स इवैल्यूएट करते हैं। जब ऐसा होता है तो 32 इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग यूनिट्स का इल्यूजन सीरियल हार्डवेयर स्टॉल्स में कोलैप्स हो जाता है। हार्डवेयर एग्जीक्यूशन लेन्स टर्न ऑफ हो जाती हैं, वेट करने के दौरान क्लॉक साइकिल्स बर्न होती हैं और परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट हिट पड़ती है। इस सेक्शन में हम विजुअल हार्डवेयर आर्किटेक्ट्स की तरह काम करने जा रहे हैं। हम डिटेल्ड मल्टी फेज आस्की डायग्राम्स बनाएंगे जो कॉन्सेक्यूटिव क्लॉक साइकिल्स के दौरान फिजिकल एग्जीक्यूशन लेंस को मैप करेंगे ताकि एक यूनिफाइड लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन पाथ के अगेंस्ट वॉर्प एग्जीक्यूशन डाइवर्जेंस को कॉन्ट्रास्ट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। द SIMT इंजन अंडर द हुड ऑफ एग्जीक्यूशन मास्क। अपने हार्डवेयर डायग्राम्स ड्रा करने से पहले आइए रिफ्रेश करें कि स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम थ्रेड एग्जीक्यूशन को कैसे हैंडल करता है। चैप्टर 18.8 में पहले हमने SIMT यानी सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। ट्रेडिशनल CPU मल्टी थ्रेडिंग के अपोजिट, जहां हर CPU कोर का अपना डेडिकेटेड प्रोग्राम काउंटर PC होता है और वह पूरी तरह से सेपरेट कोड बेसेस रन कर सकता है, एक GPU SM32 थ्रेड्स के पूरे वॉर्प को एक सिंगल शेयर्ड प्रोग्राम काउंटर असाइन करता है। यह डायग्राम एक सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल थ्रेड्स वॉर्प पाइपलाइन के एग्जीक्यूशन फ्लो को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है और फिर एक हार्डवेयर एग्जीक्यूशन मास्क के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। यह मास्क डिटरमाइन करता है कि कौन सी एग्जीक्यूशन लेंस एक्टिव हैं और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ऑपरेशंस रन कर रही हैं और कौन सी लेंस मास्क आउट और डिसेबल्ड हैं। क्योंकि 32 हार्डवेयर SIMD लेंस 1 इंस्ट्रक्शन फेच यूनिट शेयर करती हैं, सभी 32 लेंस को इंस्ट्रक्शन स्टेप PC पर बिल्कुल सेम मेमोरी एड्रेस इवैल्यूएट करना होता है। इंडिविजुअल थ्रेड्स को इंस्ट्रक्शंस स्किप करने की परमिशन देने के लिए, जैसे कि जब कोई इफ कंडीशन फॉल्स इवैल्यूएट होती है तो हार्डवेयर वार्प शेड्यूलर एक इंटरनल बिट मास्क का यूज करता है जिसे एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क SIM मास्क कहा जाता है। एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क एक 32 बिट रजिस्टर है। बिट I फिजिकल लेन इंडेक्स एल सब I को करस्पॉन्ड करता है। 1 इनेबल्ड लेन एल सब I PC पर इंस्ट्रक्शन को एक्टिवली प्रोसेस करती है और आउटपुट को अपने फिजिकल रजिस्टर में राइट करती है। 0 डिसेबल्ड या मास्क्ड ऑफ लेन एल सब I उस क्लॉक साइकिल के लिए हार्डवेयर एग्जीक्यूशन को सप्रेस करती है। इसकी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU आइडल बैठी रहती है और कोई रजिस्टर स्टेट चेंज नहीं होते हैं। जब सभी 32 लेन्स सेम बुलियन इवैल्यूएशन पाथ शेयर करती हैं तो वार्प 100% एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी पर ऑपरेट करता है। लेकिन जब पाथ्स स्प्लिट होते हैं तो ASM इंजन को एग्जीक्यूशन ब्रांचेस को सीरियलाइज करना पड़ता है। आइए बिल्कुल साफ साफ विजुअलाइज करते हैं कि यह सीरियलाइजेशन सिलिकॉन क्लॉक साइकिल लेवल पर कैसा दिखता है। सेक्शन ब्रेक। डायग्राम फेज 1 एनाटॉमी ऑफ अ डाइवर्जेंट एग्जीक्यूशन पाथ। मान लीजिए कि हम एक कूडा कर्नल लॉन्च करते हैं जिसमें नीचे दी गई कंडीशनल ब्रांच लॉजिक है। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल स्निपेट एक सिंगल वार्प के थ्रेड्स के बीच एग्जीक्यूशन डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को समझाता है। थ्रेड्स का फर्स्ट हाफ 1 मैथमेटिकल स्केल और ऑफसेट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, जबकि थ्रेड्स का सेकंड हाफ एक डिफरेंट स्केल और ऑफसेट कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि पैरेलल हार्डवेयर में कंडीशनल ब्रांचेस को कैसे हैंडल किया जाता है। सब टॉपिक 23.3 में हमने थ्योरेटिकल डाइवर्जेंस पेनल्टी के बारे में सीखा था। अब आइए हार्डवेयर लेन्स एल सब 0 से लेकर एल सब 31 तक लेन बाय लेन और क्लॉक साइकिल बाय क्लॉक साइकिल एग्जीक्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझें। द हार्डवेयर डाइवर्जेंट टाइमलाइन T0 से T5। यह डायग्राम GPU हार्डवेयर में एक डाइवर्जेंट वार्प के स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को दिखाता है।
ये दिखाता है कि कैसे 32 थ्रेड्स एक कंडीशनल ब्रांच को इवैल्यूएट करते हैं, जिससे वार्प का एग्जीक्यूशन स्प्लिट हो जाता है। 16 थ्रेड्स का पहला ग्रुप अपना पाथ एग्जीक्यूट करता है, जबकि बाकी बचे हुए थ्रेड्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। फिर यह प्रोसेस रिवर्स हो जाता है और दूसरे 16 थ्रेड्स के लिए सेकंड पाथ एग्जीक्यूट होता है। फाइनली दोनों पाथ्स कन्वर्ज हो जाते हैं और सभी थ्रेड्स अपना कंप्लीटेड डेटा एक ही समय पर मेमोरी में वापस राइट कर देते हैं। एनालाइजिंग द ओवरहेड ऑफ डाइवर्जेंस। साइकिल T0 और साइकिल T5 के बीच क्या हुआ, उसे ध्यान से देखिए। साइकिल डबलिंग। पाथ ए को कंप्लीट होने में 2 साइकिल्स लगे, पाथ बी को कंप्लीट होने में 2 साइकिल्स लगे। क्योंकि SIMT वार्प एक बार में सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन एड्रेस को प्रोसेस कर सकता है, इसलिए हार्डवेयर ने 4 एग्जीक्यूशन साइकिल्स T1 से T4 तक एक ऐसे कोड ब्लॉक को एग्जीक्यूट करने में खर्च कर दिए जिसे लॉजिकली हर लेन के लिए सिर्फ 2 साइकिल्स का काम लेना चाहिए था। 50% हार्डवेयर यूटिलाइजेशन। साइकिल्स T1 और T2 के दौरान एसएम के फिजिकल एग्जीक्यूशन यूनिट्स का बिल्कुल आधा हिस्सा L16 से L31 बंद था। साइकिल्स T3 और T4 के दौरान दूसरा आधा हिस्सा L0 से L15 बंद था। इंस्ट्रक्शन कैश और लेटेंसी प्रेशर। वार्प शेड्यूलर को इंटरनल SIMT एग्जीक्यूशन स्टैक पर डाइवर्जेंस टोकन्स पुश करने पड़े, कॉन्टेक्स्ट स्टेट स्विचेस इशू करने पड़े और 2 अलग अलग टारगेट प्रोग्राम एड्रेसेस पर इंस्ट्रक्शन कैश फेचेस को सीरियलाइज करना पड़ा। ध्यान दीजिए कि यह कैसे सीधे तौर पर मेमोरी एफिशिएंसी को भी नुकसान पहुंचाता है। अगर थ्रेड्स L0 से L15 ने पाथ ए के दौरान ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट्स इशू की और L16 से L31 ने पाथ बी के दौरान ग्लोबल मेमोरी रिक्वेस्ट्स इशू की, तो GPU के मेमोरी इंटरफेस को एक सिंगल कोलेस्ट 128 बाइबस रिक्वेस्ट के बजाय टू स्प्लिट मेमोरी ट्रांजैक्शंस इशू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो चैप्टर 21.9 में मेमोरी कोलेसिंग के हमारे डीप डाइव से वापस कनेक्ट करता है। सेक्शन ब्रेक। डायग्राम फेज 2। विजुअलाइजिंग यूनिफाइड लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन। अब हम अपने सॉफ्टवेयर लॉजिक को कैसे री आर्किटेक्ट कर सकते हैं ताकि अंडरलाइंग SIMD एग्जीक्यूशन लेन्स कभी स्टॉल न हो। यूनिफाइड लॉक स्टेप वार्प एग्जीक्यूशन अचीव करने के लिए 3 प्राइमरी स्ट्रेटेजीज हैं। डेटा प्री सॉर्टिंग या कोहेरेंट वर्क डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इनपुट डेटा स्ट्रक्चर्स को रीऑर्गेनाइज करना ताकि एक ही वार्प के सभी थ्रेड्स एक साथ एक ही कंडीशनल ब्रांच लें। ब्रांच फ्री अरिथमेटिक और प्रेडिकेटेड मैथ, यानी मैथमेटिकल आइडेंटिटी इक्वेशंस या सिलेक्टर इंस्ट्रक्शंस का यूज करना, जैसे C++ टर्नरी कंडीशनल एक्सप्रेशंस या PTX सेल्फ इंस्ट्रक्शंस जो कंट्रोल फ्लो जंप्स को वेक्टर अरिथमेटिक से रिप्लेस करते हैं। वार्प लेवल वोटिंग और शफल रीऑर्गेनाइजेशन, यानी वार्प इंट्रिंसिक्स, डबल बैलेट सिंक और डबल शफल सिंक का यूज करना ताकि बिना ब्रांचिंग के एक्टिव वर्क आइटम्स को पैक्ड लेन्स में स्ट्रीम किया जा सके। आइए देखें कि जब हम अपने कोड को एक यूनिफाइड एग्जीक्यूशन पाथ में रिफैक्टर करते हैं तो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कैसे बदलती है। ऑप्शन ए, ब्रांच फ्री प्रेडिकेटेड मैथ के जरिए रिफैक्टरिंग। एक इफ या एल्स कंट्रोल ब्रांच लिखने के बजाय हम कंडीशनल मल्टीप्लायर्स या टर्नरी असाइनमेंट्स का यूज करके मैथ को मैथमेटिकली रीराइट कर सकते हैं। यह GPU पैरेलल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि थ्रेड वार्प के अंदर ब्रांचलेस एग्जीक्यूशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। लॉजिक ये डिटरमाइन करता है कि क्या कोई थ्रेड वार्प के लोअर हाफ में है और बिना किसी कंडीशनल ब्रांचिंग का यूज किए मैथमेटिकली स्केलिंग और ट्रांसलेशन फैक्टर्स को सिलेक्ट करता है और उसके बाद पैरेलल में डेटा सेट को अपडेट करने के लिए इन फैक्टर्स को अप्लाई करता है। आइए ट्रेस करें कि हार्डवेयर इस रिफैक्टर्ड कोड को हार्डवेयर लेंस L0 से L31 पर कैसे एग्जीक्यूट करता है। यह है डायग्राम 32 थ्रेड्स के एक सिंगल वार्प के लिए एक हाईली एफिशिएंट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे वार्प के लोअर और अपर हाफ्स को साइमल्टेनियसली डिफरेंट वैल्यूज असाइन करने के लिए हार्डवेयर लेवल कंडीशनल सिलेक्शन का यूज करके ब्रांच डाइवर्जेंस को अवॉइड किया जाता है। इसके बाद यह प्रोसेस लॉक स्टेप में सभी थ्रेड्स पर एक पैरेलल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन परफॉर्म करता है, जो फाइनली रिजल्ट्स को वापस ग्लोबल मेमोरी में सेव करने के लिए एक सिंगल कोलेस्ट मेमोरी राइट ऑपरेशन में क्यूमिनेट होता है। कंपेरेटिव एनालिसिस डाइवर्जेंट वर्सेस यूनिफाइड पाथ। आइए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को कंपेयर करने के लिए दोनों टाइमलाइन एग्जीक्यूशंस को साइड बाय साइड रखें। यह टेबल इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज करने वाले एक डाइवर्जेंट पाथ के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को प्रेडिकेशन और कोलेसिंग का यूज करने वाले
एक यूनिफाइड पाथ के अगेंस्ट कंपेयर करती है और इससे होने वाले परफॉर्मेंस गेन्स को हाईलाइट करती है। टोटल क्लॉक साइकिल्स के लिए डाइवर्जेंट पाथ को 6 साइकिल्स की जरूरत होती है T0 से T5 तक, जबकि यूनिफाइड पाथ को सिर्फ 4 साइकिल्स की जरूरत होती है T0 से T3 तक, जिससे 33.3% साइकिल रिडक्शन अचीव होता है। एवरेज लेन यूटिलाइजेशन डाइवर्जेंट पाथ पर 58.3% से, जहां स्टेप्स T1 से T4 के दौरान लेन्स आइडल रहती हैं, बढ़कर यूनिफाइड पाथ पर एक परफेक्ट 100% हो जाता है, जहां हर स्टेप पर सभी 32 लेन्स एक्टिव रहती हैं, जिससे 1.71 टाइम्स थ्रूपुट बूस्ट मिलता है। इंस्ट्रक्शन फेच काउंट डाइवर्जेंट पाथ पर इश्यू किए गए 6 इंस्ट्रक्शंस से ड्रॉप होकर यूनिफाइड पाथ पर 4 हो जाता है, जिसका मतलब है 33.3% कम डिकोड्स। एक्टिव मास्क बिट चेंजेस के लिए डाइवर्जेंट पाथ 4 मास्क स्विचेस से गुजरता है, जो अलग अलग हेक्साडेसिमल मास्क स्टेट से होकर ट्रांजिशन करते हैं, जबकि यूनिफाइड पाथ में 0 मास्क स्विचेस होते हैं और ये हेक्स FFFFFFF पर फिक्स्ड रहता है, जिससे SIMT स्टैक ओवरहेड एलिमिनेट हो जाता है। लास्ट में मेमोरी कोलेसिंग के रिगार्डिंग डाइवर्जेंट पाथ में स्प्लिट मेमोरी ट्रांजैक्शंस का रिस्क होता है, जबकि यूनिफाइड पाथ एक सिंगल कोलेस्ड रिक्वेस्ट की गारंटी देता है, जिससे ऑप्टिमल DRAM बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन एंश्योर होता है। सेक्शन ब्रेक 4 डीप डाइव हार्डवेयर SIMT सिंक्रोनाइजेशन और इंटरलेन शफल्स। क्या होगा अगर हमारा एल्गोरिदम आसानी से सिंपल प्रेडिकेटेड स्केलर मैथ में कन्वर्ट नहीं हो सकता? क्या होगा अगर पाथ A और पाथ B कंप्लीटली डिफरेंट एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करते हैं, या उन्हें फिजिकल लेंस के बीच डेटा शेयर करने की रिक्वायरमेंट है? ये वह जगह है जहां वार्प शफल इंट्रिंसिक्स, जिसे हमने सब टॉपिक 23.6 में मास्टर किया था, वार्प वोटिंग ऑपरेशंस के साथ मिलकर काम में आते हैं। शफल मैकेनिक्स को कोलेस्ट एग्जीक्यूशन के साथ कंबाइन करना। सब टॉपिक 23.6 में हमने सीखा था कि फिजिकल रजिस्टर्स डबल अंडरस्कोर शफल सिंक या डबल अंडरस्कोर शफल डाउन सिंक से जैसे इंस्ट्रक्शंस का यूज करके SIMD लेंस के बीच हॉरिजॉन्टली डेटा पास कर सकते हैं। जब एक वार्प कंट्रोल फ्लो डाइवर्जेंस से गुजरता है, तो हार्डवेयर शफल रिक्वेस्ट्स को कैसे हैंडल करता है? क्रिटिकल हार्डवेयर रूल यह है कि वार्प शफल इंस्ट्रक्शंस के लिए टारगेट पार्टिसिपेटिंग लेंस का एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क में एक साथ एक्टिव होना जरूरी है। अगर लेन L0 लेन L16 के साथ डेटा शफल करने की कोशिश करती है, जबकि L16 एक डाइवर्जेंट एल्स ब्लॉक के अंदर मास्क्ड ऑफ है, तो शफल ऑपरेशन का रिजल्ट अनडिफाइंड बिहेवियर या डेडलॉक्ड कर्नल होगा। चलिए एक आर्किटेक्चरल डायग्राम ड्रा करते हैं जो ये दिखाता है कि यूनिफाइड लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन वर्सेस एक ब्लॉक डाइवर्जेंट शफल स्टेट के दौरान हार्डवेयर रजिस्टर इंटरकनेक्ट्स के जरिए डेटा कैसे फ्लो होता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट थ्रेड्स अलग अलग एग्जीक्यूशन स्टेट्स के अंडर एक वार्प के भीतर रजिस्टर डेटा एक्सचेंज करते हैं। फर्स्ट सिनेरियो में जब सभी थ्रेड्स एक्टिव होते हैं और एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं, तो डेटा हाई स्पीड कम्युनिकेशन बस के पार सक्सेसफुली फ्लो होता है। सेकंड सिनेरियो में जब थ्रेड एग्जीक्यूशन डाइवर्ज हो जाता है और कुछ थ्रेड्स डिसेबल हो जाते हैं, तो कम्युनिकेशन पाथ ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण डेटा ट्रांसफर फेल हो जाता है और पोटेंशियल हार्डवेयर स्टॉल्स हो सकते हैं। डाइवर्जेंस स्टॉल्स से परेशान हुए बिना सेफली डेटा कॉम्पैक्शन या मल्टी लेन एल्गोरिदम परफॉर्म करने के लिए एक्सपर्ट GPU ऑथर्स वार्प कोएलिसिंग पैटर्न्स का यूज करते हैं। वार्प बैलेट और कॉम्पैक्शन स्ट्रेटेजी। जब स्पार्स वर्क का सामना हो, उदाहरण के लिए 32 में सिर्फ 4 थ्रेड्स के पास ही प्रोसेस करने के लिए काम हो, तो सभी 32 थ्रेड्स को एक डाइवर्जेंट इफ ब्रांच में भेजने के बजाय जहां 28 लेंस मास्क 0 के साथ खाली बैठी रहती हैं, हम एक्टिव थ्रेड्स को कॉन्टिगुअस लो इंडेक्स लेंस L0, L1, L2, L3 में कॉम्पैक्ट करने के लिए डबल अंडरस्कोर बैलेट सिंक का यूज कर सकते हैं और उन्हें एक सिंगल यूनिफाइड वार्प बर्स्ट में प्रोसेस कर सकते हैं। ये GPU प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक एग्जीक्यूशन वार्प के अंदर डायनेमिक वर्क कॉम्पैक्शन डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये उन इनपुट एलिमेंट्स को फिल्टर करता है जो एक थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं। एक्टिव थ्रेड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वार्प लेवल वोटिंग का यूज करता है। एक्टिव थ्रेड बिटमास्क पर पॉपुलेशन काउंट का यूज करके इन एक्टिव थ्रेड्स के लिए एक कॉन्टिग्यूअस आउटपुट्स इंडेक्स कैलकुलेट करता है और एफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन एंश्योर करने के लिए प्रोसेस्ड
डबल की गई वैल्यूज को कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पर राइट करता है। चलिए विजुअलाइज करते हैं कि कैसे वार्प कॉम्पैक्शन इंजन फ्रेगमेंटेड एग्जीक्यूशन को एक डेंस यूनिफाइड ब्लॉक में ट्रांसफॉर्म करता है। यह कॉन्सेप्चुअल डायग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक्टिव थ्रेड्स को आपस में ग्रुप करके ग्राफिक्स कार्ड पर पैरेलल प्रोसेसिंग एफिशिएंसी को कैसे इंप्रूव किया जाए। स्पार्स वर्कलोड रन करने के बजाय जहां ज्यादातर प्रोसेसिंग लेन्स आइडल रहती हैं, एक्टिव टास्क्स को कॉन्जिक्यूटिव लेन्स में कंसोलिडेट कर दिया जाता है। इससे काम सिंगल साइकिल में कंप्लीट हो जाता है, जिससे अनयूज्ड लेन्स दूसरे कंप्यूटेशंस को हैंडल करने के लिए तुरंत रिलीज हो जाती हैं। सेक्शन ब्रेक 5 आर्किटेक्चरल डीप डाइव द SIMT सिंक्रोनाइजेशन स्टैक। वार्प एग्जीक्यूशन फ्लो को पूरी तरह से मास्टर करने के लिए हमें यह समझना होगा कि मॉडर्न GPU आर्किटेक्चर जैसे कि NVIDIA एम्पियर, एडा लवलेस और हॉपर के अंदर का फिजिकल हार्डवेयर डाइवर्जेंट पाथ्स को कैसे ट्रैक करता है। जब एक SMPTX असेंबली में एक डाइवर्जेंट ब्रांच इंस्ट्रक्शन जैसे कि BRA का सामना करता है, तो वार्प शेड्यूलर को कैसे पता चलता है कि ब्लॉक कहां खत्म होता है और यूनिफाइड एग्जीक्यूशन के लिए थ्रेड्स को कहां दोबारा रिजॉइन करना चाहिए। GPU एग्जीक्यूशन यूनिट से एक इंटरनल हार्डवेयर स्ट्रक्चर का यूज करके मैनेज करती है, जिसे SIMT सिंक्रोनाइजेशन स्टैक या डाइवर्जेंस स्टैक के रूप में जाना जाता है। द SIMT ब्रांच स्टैक इन एक्शन। यह डायग्राम दिखाता है कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हार्डवेयर पैरेलल थ्रेड्स के एक ग्रुप के अंदर ब्रांच डाइवर्जेंस को कैसे मैनेज करता है। जब कोई कंडीशनल ब्रांच होती है तो शेड्यूलर एग्जीक्यूशन टारगेट्स और एक्टिव थ्रेड मास्क्स एक इंटरनल स्टैक पर पुश करता है। हार्डवेयर फिर एक्टिव थ्रेड्स के लिए फर्स्ट ब्रांच पाथ को एग्जीक्यूट करता है, रिमेनिंग थ्रेड्स के लिए अल्टरनेट पाथ को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टैक को पॉप करता है, और फाइनली सभी थ्रेड्स को रीजॉइन पॉइंट पर रीयूनाइट करने के लिए फिर से पॉप करता है। इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग वोल्टा आर्किटेक्चर्स और न्यूअर वोल्टा आर्किटेक्चर SM70 से स्टार्ट करते हुए और एम्पियर SM80 एडा SM89 और हॉपर SM90 के थ्रू कंटिन्यू करते हुए NVIDIA ने इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग ITS इंट्रोड्यूस किया। ओल्डर आर्किटेक्चर्स से अलग, जहां एक वार्प में थ्रेड्स एक सिंगल रिजिड SIMT ब्रांच स्टैक शेयर करते थे, मॉडर्न GPUs पर थ्रेड एग्जीक्यूशन स्टेट मेंटेन करते हैं, जैसे कि पर थ्रेड प्रोग्राम काउंटर्स और कॉल स्टैक पॉइंटर्स, जबकि अभी भी हार्डवेयर एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी के लिए थ्रेड्स को 32 लेन फिजिकल वार्प्स में ग्रुप किया जाता है। यह डायग्राम लेगेसी GPU वार्प शेड्यूलिंग को मॉडर्न इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग के साथ कंपेयर करता है। पुराने आर्किटेक्चर्स में एक सिंगल प्रोग्राम काउंटर 32 थ्रेड्स को स्ट्रिक्ट लॉक स्टेप में एग्जीक्यूट होने के लिए फोर्स करता था, जिससे थ्रेड्स के डाइवर्ज होने पर डिले होता था। नए आर्किटेक्चर्स में हर थ्रेड अपना खुद का प्रोग्राम काउंटर मेंटेन करता है, जिससे हार्डवेयर शेड्यूलर मैचिंग इंस्ट्रक्शंस वाले थ्रेड्स को ऑन द फ्लाई डायनेमिकली ग्रुप कर पाता है, ताकि एग्जीक्यूशन और ज्यादा एफिशिएंट हो सके। ITS++ डेवलपर्स को 2 मेजर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सब वार्प डायनेमिक डाइवर्जेंस थ्रेड्स जो डाइवर्ज होते हैं वे यील्ड कर सकते हैं, और एग्जीक्यूशन रिजिड स्टैक बेस्ड डाइवर्जेंस की तुलना में कहीं ज्यादा डायनेमिकली रिकन्वर्ज हो सकता है। प्रिवेंटिंग डेडलॉक्स इंटर थ्रेड लॉक फ्री एल्गोरिथम्स जैसे कि म्यूटेक्सिस स्पिनलॉक्स या एक वार्प में थ्रेड्स के बीच प्रोड्यूसर कंज्यूमर क्यूज जो पहले लेगेसी GPUs को डेडलॉक कर देते थे, अब करेक्टली एग्जीक्यूट होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली प्रोग्रेस कर सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंस गोल्डन रूल अनचेंज्ड रहता है, यहां तक कि इंडिपेंडेंट थ्रेड शेड्यूलिंग के साथ फिजिकल एग्जीक्यूशन हार्डवेयर ALUs अभी भी एक वार्प के 32 लेन्स के बीच शेयर होते हैं। अगर एक वार्प में थ्रेड्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करते हैं, तो वे इंस्ट्रक्शंस सीरियलाइज हो जाते हैं, जिससे एक्स्ट्रा क्लॉक साइकिल्स बर्न होते हैं और ओवरऑल कंप्यूट थ्रूपुट रिड्यूस हो जाता है। सेक्शन ब्रेक 6 रियल वर्ल्ड कोड कंपैरिजन डायवर्जेंट वर्सेस लॉक स्टेप कर्नेल्स। आइए हम 2 रियल वर्ल्ड C++ कर्नल डिजाइंस को एग्जामिन करके वह सब कुछ सॉलिडिफाई करें जो हमने विजुअली एक्सप्लोर किया है। सिनेरियो प्रोसेसिंग स्पार्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इमेजिन कीजिए कि हम यूजर अकाउंट ट्रांजैक्शंस को रिप्रेजेंट करने वाले एरे एलिमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए एक क्यूडा कर्नल लिख रहे हैं। अगर अकाउंट बैलेंस नेगेटिव है तो हम एक पेनाल्टी रेट अप्लाई करते हैं, और अगर पॉजिटिव है तो हम एक इंटरेस्ट रिवॉर्ड रेट अप्लाई करते हैं। द नाइव डाइवर्जेंट इंप्लीमेंटेशन।
ये CUDA कर्नल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट अकाउंट बैलेंसेज को पैरेलल में प्रोसेस करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के लिए सेपरेट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज अप्लाई करते हुए। नेगेटिव बैलेंसेज के लिए यह लॉगरिदमिक फंक्शंस का यूज करके एक पेनाल्टी कैलकुलेट करता है, जबकि पॉजिटिव बैलेंसेज के लिए यह स्क्वायर रूट्स का यूज करके एक रिवॉर्ड कंप्यूट करता है। क्योंकि सेम ग्रुप के अंदर इंडिविजुअल प्रोसेसिंग थ्रेड्स डेटा के बेसिस पर डिफरेंट मैथमेटिकल पाथ्स एग्जीक्यूट करते हैं, ये कोड थ्रेड डाइवर्जेंस के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, जो एग्जीक्यूशन स्पीड को काफी स्लो डाउन कर सकता है। द रिफैक्टर लॉक स्टेप इम्प्लीमेंटेशन। हम प्रेडिकेटेड अलजेब्रिक ब्लेंडिंग और C++ टर्नरी एक्सप्रेशंस का यूज करके इस कर्नेल को रिफैक्टर कर सकते हैं, जिससे हार्डवेयर डाइवर्जेंस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और कंपाइलर सिंगल पास वेक्टर इंस्ट्रक्शंस जनरेट कर पाता है। यह GPU कर्नल डेमोन्स्ट्रेट करता है कि CUDA में ब्रांच डाइवर्जेंस को अवॉइड करके पैरेलल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग को कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए। यह स्टैंडर्ड कंडीशनल ब्रांचेस की जगह प्रेडिकेटेड एग्जीक्यूशन का यूज करके बैलेंसेज के एक एरे को प्रोसेस करता है। हर एक बैलेंस के लिए यह डिटरमाइन करता है कि वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव, स्केलिंग फेलिंग फैक्टर्स और ऑफसेट्स को प्री कैलकुलेट करता है, एक यूनिफाइड मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करता है, लॉगरिदमिक और स्क्वायर रूट फंक्शंस का यूज करके दोनों पोटेंशियल आउटकम्स को कंप्यूट करता है और फिर मेमोरी में वापस राइट करने के लिए एप्रोप्रिएट रिजल्ट को सिलेक्ट करता है, जिससे यह एंश्योर होता है कि सभी GPU थ्रेड्स लॉक स्टेप में सेम इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करें। रिफैक्टर्ड वर्जन तेजर क्यों चलता है? जीरो एग्जीक्यूशन मास्क स्विचेस। वॉरप शेड्यूलर को कभी भी 0x0000 FFFF और 0xFFFF0000 के बीच एग्जीक्यूशन मास्क को फ्लिप नहीं करना पड़ता है। यूनिफाइड इंस्ट्रक्शन फेचिंग। इंस्ट्रक्शन कैशे यूनिट PTX इंस्ट्रक्शंस की एक सिंगल कंटिन्यूअस पाइपलाइन फेच करती है, 100% लेन ऑक्यूपेंसी और ALU एक्टिव। ASM की हर फिजिकल लेन क्लॉक साइकिल में पार्टिसिपेट करती है, जिससे हार्डवेयर थ्रूपुट मैक्सिमाइज होता है। सेक्शन ब्रेक, समरी और की आर्किटेक्चरल टेकअवेज। आइए उन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट्स को रिव्यू करें जिन्हें हमने इस सेक्शन में विजुअलाइज किया था। SIMT एग्जीक्यूशन मास्किंग। GPU 32-बिट एक्टिव एग्जीक्यूशन मास्क रजिस्टर का यूज करके फिजिकल लेंस को ऑन यानी 1 या ऑफ यानी 0 करके कंडीशनल ब्रांचिंग अचीव करते हैं। द डाइवर्जेंस सीरियलाइजेशन पेनल्टी। जब एक वॉरप के अंदर के थ्रेड्स अलग अलग कंडीशनल पाथ्स को इवैल्यूएट करते हैं, तो ASM को हर ब्रांच पाथ को सीक्वेंस में चलाकर एग्जीक्यूशन को सीरियलाइज करना पड़ता है। इससे रिक्वायर्ड टोटल क्लॉक साइकिल्स डबल या मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जबकि आधे या उससे ज्यादा फिजिकल ALU आइडल रहते हैं। यूनिफाइड लॉक स्टेप एग्जीक्यूशन। कर्नेल्स को इस तरह स्ट्रक्चर करना कि सभी 32 लेन्स आइडेंटिकल इंस्ट्रक्शन स्ट्रीम्स को फॉलो करें 100% ALU यूटिलाइजेशन को बनाए रखता है और पीक हार्डवेयर परफॉर्मेंस अचीव करता है। वॉरप शफल और कोआलेसिंग सेफ्टी। वॉरप लेवल इंट्रिंसिक्स जैसे कि शफल सिंक और बैलेट सिंक के लिए टारगेट पार्टिसिपेटिंग लेन्स का एक साथ एक्टिव होना जरूरी है। डाइवर्जेंस इंटर रजिस्टर कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर सकता है या कर्नेल स्टॉल्स का कारण बन सकता है। रिफैक्टरिंग पैटर्न्स। ब्रांच फ्री अरिथमेटिक प्रेडिकेटेड टर्नरी सिलेक्शन इनपुट डेटासेट्स को प्री सॉर्ट करके या वॉरप वोटिंग इंट्रिंसिक्स के साथ स्पार्स वर्कलोड्स को कॉम्पैक्ट करके एग्जीक्यूशन पाथ्स को यूनिफाई किया जा सकता है। अब जब हमने डाइवर्जेंट वर्सेस यूनिफाइड वार्प एग्जीक्यूशन के हार्डवेयर पाइपलाइन मैकेनिक्स को विजुअली मैप कर लिया है, तो समय आ गया है कि आप हैंड्स ऑन कोड में अपनी स्किल्स टेस्ट करें। 23.3.9 प्रैक्टिस लैब रिफैक्टरिंग डाइवर्जेंट कर्नल कोड इनटू वार्प कोलेस्ड कंडीशनल लॉजिक पर जाइए, जहां हम एक स्लो डाइवर्जेंट प्रोडक्शन कर्नल लेंगे और उसे स्टेप बाय स्टेप एक ब्लेजिंगली फास्ट वार्प कोलेस्ड वर्कहॉर्स में रिफैक्टर करेंगे।